नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। रविवार का दिन सुबह 11:15 का समय तैयार है आपका इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। चलिए सर, कुछ अलग करते हैं। अर्थात का विषय क्या है इस बार, पहले आप बताइए। अर्थात पर एक बार एक दिलचस्प किस्से से हम अपनी बात शुरू करेंगे। किस्से की तरफ इशारा करेंगे शुभम। हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार करीब करीब 7-8 साल की अपनी हिचक छोड़कर दुनिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए नए समझौते कर रही है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर ये सरकार जो 2016-17 तक स्वदेशी और सरकार अर्थव्यवस्था को बंद कर रखने की बात कर रही थी, वो अचानक अपने दरवाजे खोलने की कोशिश क्यों कर रही है। हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सब चल क्या रहा है। आखिर सरकार को इस उदारीकरण की ज़रूरत इस समय क्यों पड़ रही है, जबकि इससे ठीक पहले सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों से पीछे खड़ी हुई थी। और इसके पीछे एक भारत की बहुत पुरानी छवि को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी एक महत्वपूर्ण बिंदु से निकलती है। बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि अर्थात की सुंदरता यही है कि जो हो रहा है ये तो आपको पता चलता ही है, लेकिन इससे पहले ऐसा कब हुआ था, इतिहास में इसका सिरा कहां से जुड़ता है, अंशुमान जी अर्थात में वो सब भी ले आते हैं। अंशुमान जी से अर्थात पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पूछेंगे आपके सवालों के जवाब। आज के दोनों सवाल मुझे लगता है अपने आप में इकोनॉमिकम है। आप दोनों का जवाब ध्यान से सुनिएगा। फिर होगी आपकी इनकम की बात, किस्सों के सिक्के से उठेगा पर्दा, और चलते चलते जानेंगे एक खास किताब के बारे में जो अंशुमान जी बताना चाहेंगे पढ़ने के लिए, जो रिकमेंड करना चाहेंगे। शुरू करते हैं अर्थात का सफर। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन सवाल यह है कि सोने की चिड़िया भारत बना कैसे, इसकी कहानी क्या है? क्योंकि भारत में तो सोने की बड़ी खदानों का कोई बड़ा इतिहास नहीं है, तो इतना सोना आया कहां से? इसका रिश्ता दरअसल भारत के विदेशी कारोबार से है, निर्यात से है। आज के इकोनॉमिकम में हम चर्चा इस समृद्ध इतिहास को याद करते हुए निर्यात की मौजूदा तस्वीर पर, चुनौतियों पर और अवसर पर करेंगे। जैसा अंशुमान जी ने हिंट दिया ना कि जो सरकार अब तक हिचक रही थी, पीछे हट रही थी, स्वदेशी वालों के पीछे डुबकी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो देशों के साथ जाके मुक्त व्यापार समझौते करने लगी? एक के बाद एक समझौते हो रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों? चलिए सर, निर्यात पर आए, लेकिन उससे पहले बताइए कि भारत के सोने की चिड़िया बनने की कहानी क्या है? हाँ, ये सवाल अक्सर मेरे दिमाग में रहता है चर्चा में, और हमने इसे कई तरह से समझने की कोशिश की और ये वास्तविक बात है, ये कल्पना या खामख्याली नहीं है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं था। भारत को ये सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? भारत को मिला ये विशेषण ये संज्ञा कहाँ से आती है, इसे समझने के लिए हम किस्से से समझने की कोशिश करते हैं। और उस किस्से से आपको समझ में आएगा कि हम अब जो सरकार कर रही है या जो करने की कोशिश कर रही है, उसका इस भारत के अद्भुत और अनोखे अतीत से क्या रिश्ता है। इटली का जो धुर पश्चिम का इलाका है, जो बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसको टस्कनी कहते हैं, वहाँ पे एक बंदरगाह सिटी है, पोर्ट सिटी है, जिसका नाम है लिवोनो। लिवोनो यूरोप के बाकी बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था 16वीं-17वीं सदी में। बाद के वर्षों में, बाद के दशकों में लिवोनो और पुर्तगाल और इटली के बाकी बंदरगाहों में व्यापारियों की जो आपसी खतो किताबत होती थी, जो चिट्ठियाँ लिखते थे, वो जब सामने मिली तो उसके बारे में एक बड़ी अनोखी जानकारी वहाँ से निकलकर सामने आई। 17वीं सदी में लिवोनो एक फ्री पोर्ट था। जैसे फ्री पोर्ट आज आप दुबई या हांगकांग को देखते हैं, उस तरीके का फ्री पोर्ट था। ये शहर यहूदी कारोबारियों का, ज्यूज कारोबारियों का गढ़ था। भूमध्य सागर के किनारे से लेकर ये कारोबारी पूरी दुनिया में ट्रेड करते थे, पूरी दुनिया में काम करते थे, जो लिवोनो में थे। आज भी लिवोनो में ज्यूज की संख्या बड़ी है और ज्यूज हिस्ट्री के कई सारी परतें हैं, आपको लिवोनो जाकर मिलती हैं। इन्हीं कारोबारियों में एक फर्म थी जिसका नाम था इसाक इरगास एंड सिल्वेरा ट्रेडिंग हाउस। इस फर्म का नाम था इसाक इरगास एंड सिल्वेरा ट्रेडिंग हाउस। इसका मुख्य रूप से काम यह था कि ये इटली और यूरोप के अमीरों के लिए हीरे मंगाते थे। इनका काम हीरे मंगाने का था। इसाक इरगास और सिल्वेरा लगभग आज वैसा ही काम करते थे जैसे आज की रॉल्स रॉयस करती है। रॉल्स रॉयस आपके ऑर्डर पर आपके लिए कार बनाती है। जब आप ऑर्डर देते हैं तब रॉल्स रॉयस से कार बनकर आती है और वो कार आपको मिलती है। ग्राहक का ऑर्डर आता है, फिर उस पर 6-8 महीने लगते हैं और फिर उसकी रुचि के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कार बनाई जाती है। यही रॉल्स रॉयस की खूबी है कि रॉल्स रॉयस की कारें सबके लिए अलग अलग होती हैं। लिवोनो की यहूदी कारोबारियों के इतिहास पे अध्ययन करने वाले एक इटालियन विद्वान हुए हैं फ्रांसेस्को टिवेलाटो। उन्होंने काफ़ी दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इरगास और सिल्वेरा
भारत में जो उसके अपने ग्राहक होते थे यूरोप में, उनकी पसंद के आधार पर भारत के हीरा व्यापारियों को हीरे तैयार करने का ऑर्डर भेजते थे। ये हीरे आमतौर पर गोलकुंडा के थे। शुभम ने आपसे कहा कि भारत में सोने की खानों का इतिहास नहीं है, बिल्कुल सही, पर भारत में हीरे की खानों का इतिहास है। दुनिया को हीरे जब तक ब्राज़ील और अफ्रीका से हीरे आना नहीं शुरू हुए थे, डायमंड आना नहीं शुरू हुए थे, गोलकुंडा के हीरे पूरी दुनिया में सबसे मशहूर माने जाते थे। कोहिनूर वहीं से निकला हुआ हीरा है। तो भारत के पास हीरे के उत्पादन का एक पुराना अतीत रहा, लेकिन उसके बाद अब वो खदानें निष्क्रिय हो गई, क्योंकि उनके पास एक सीमा से अधिक आप हीरे के खदानों से हीरा नहीं निकाल सकते। तो गोलकुंडा के हीरों के लिए लिवोनो के यहूदी व्यापारी भारत को ऑर्डर भेजते थे। भारत के जो ट्रेडर थे, उन्हें इटालियन लीरा में भुगतान नहीं चाहिए होता था। बहुत ही स्पष्ट थे उस जमाने के ट्रेडर, उनको सोने चांदी या मूंगे में कोरल में भुगतान चाहिए होता, तो उन्हें किसी देश की करेंसी से कोई भुगतान की जरूरत नहीं होती थी। अब होता यह था कि इगास और इल्वेरा लिवोनो में यूरोप के जो बड़े अमीर लोग थे, उनकी तरफ से जो हीरे की पसंद आती थी, उनको इतना कटा हुआ, ऐसा तराशा हुआ, इस तरह से गढ़ा हुआ हीरा चाहिए, उसकी मांग और उसके साथ सोने चांदी या कोरल भुगतान को, एडवांस पेमेंट को लिवोनो से पुर्तगाल भेजते थे, लिस्बन भेजते थे। लिवोनो से जहाज उसे लेकर लिस्बन पुर्तगाल में आते थे। पुर्तगाल में जहाज तैयार खड़े होते थे मानसूनी हवाओं के इंतजार में। जब मानसून की हवाएं चलना शुरू होती थी तो ये जहाज भारत की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते थे। इसी तरह से दुनिया में व्यापार शुरू हुआ। दुनिया में सबसे पहले मानसूनी हवाओं की खोज हुई, फिर यूरोप से आने वाले जहाज़ों के लिए वो माफिक हवा होती थी, तो वो भारत के तटों तक और उसके बाद फिर साउथ ईस्ट एशिया के तटों तक आते थे। तो जैसे ही मानसूनी हवाओं का मौसम बनना शुरू होता था, लिस्बन में जहाज अपने पाल चढ़ाने लगते थे। हीरों के ऑर्डर लिवोनो से यहाँ आते थे, और अगर ये उस समय तक नहीं पहुंचते थे शुभम, तो फिर साल भर इनके जाने की कोई उम्मीद भी नहीं होती थी। यानी जब रवानगी शुरू हो लिस्बन से जहाज़ों की, उससे पहले हीरों का ऑर्डर वहाँ, और उसके साथ जो सोना चांदी या जो पेमेंट करना था वो पहुँचना जरूरी था। डच और पुर्तगाली जहाज जो वहाँ से चलते थे यूरोप से, वो 1 साल लेते थे। पूरी 1 साल की यात्रा के बाद भारत के तटों पर आकर लंगर डालते थे, जहाँ वो भारत के हीरा व्यापारियों को, हीरा तराशने वालों को, हीरे के कारोबार करने वालों को मूंगा और सोना चांदी का भुगतान देते थे और हीरे का ऑर्डर देते थे कि इस हीरे को इस तरह से बनाना होता। भारत के व्यापारी इसको परख कर, साफ सुथरा देख कर कि ये सब कुछ सही है, हीरे को का प्रोडक्शन शुरू करते थे। इन जहाज़ों को लिस्बन या यूरोप के हिस्सों में पहुंचने में वापस फिर एक साल लगता था। फिर 1 साल की यात्रा करके ये जहाज वापस यूरोप के हिस्सों में पहुंचते थे। अब अगर इस बीच में तूफान आ जाए, कोई हादसा हो जाए और जहाज डूब जाए तो पैसा भी गया और हीरा भी गया। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूरोप के अमीरों को लगभग 2 साल बाद उनके ऑर्डर की आपूर्ति मिलती थी, एक छोटे से हीरे की आपूर्ति मिलती थी। फिर भी दशकों तक बल्कि 50 साल और 100 साल तक ये कारोबार अबाध रूप से चलता रहा, 2 साल के अंदर हीरे की आपूर्ति का। जैसा हमने कहा कि भारत सोने की चिड़िया कैसे बना, भारत में सोने की खदानों को कोई इतिहास नहीं है। इस सवाल का जवाब हमें शुभम लिवोनो के दस्तावेजों से मिलता है। लिवोनो और उसके बाद यूरोप में जो हमें दस्तावेज मिले वो बताते हैं। इस कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि भारत के पूरे निर्यात के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं उन्हें बेहतर करने में इससे मदद मिलेगी। 14वीं सदी में यूरोप और खासतौर पर रोम के अमीरों को भारत के मसालों की और भारत के जेम्स की लत लग गई थी। लत की स्थिति ये थी कि वहाँ विशेष बाजार थे भारतीय मसालों के लिए। रोम के लोग अपनी विलासिता पर इतना पैसा खर्च करते, क्योंकि रोम दुनिया का एक किस्म से आर्थिक केंद्र था, सामरिक केंद्र भी था। तो रोम के लोग अपनी विलासिता के सामानों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, कपड़ों पर इतना खर्च करते थे कि रोमन सम्राट टिबेरियस को एक बार कहना पड़ा कि रोम के लोग अपनी लग्जरी प्रेम के कारण देश का खजाना खाली कर देंगे। ये इतना सामान दुनिया से मंगा रहे हैं अपने पर खर्चे के लिए कि देश के खजाने में पैसा नहीं बचेगा। ये काम 17वीं 18वीं शताब्दी तक लगातार होता रहा रोम में, ये भारत से संपत्ति जाने का। 18वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ कि पुर्तगाली और अफ्रीका, पुर्तगाल के लोगों को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से सोना आना शुरू हो गया। तो पहले जो इटली और रोम से आने वाला सोना था, वो पुर्तगाल और लैटिन अमेरिका के सोने के साथ ये आपूर्ति और ज़्यादा बढ़ गई। 1712 से 1755 के बीच हर साल करीब 10 टन सोना लिस्बन से भारत आता था, इन्हीं जहाज़ों के जरिए। और इनके बदले जाता क्या था? मसाले, रत्न और कपड़े।
ज्वेलरी जाती थी और स्पाइसेस जाते थे और कपड़े जाते थे। तो भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला सोना ना तो भारत में निकला, ना लूट से आया, ना भारत के लोगों ने कहीं जाकर लूटा। ये पूरी समृद्धि, जिस समृद्धि पर आज हम भारत के स्वर्णिम अतीत पर गर्व करते हैं और जिसके कुछ हिस्से आज भी हमें मंदिरों में ग्रीक ड्राचमा के तौर पर मिलते हैं, उन्हें अगर वो सब कहाँ से आता था? वो आया था सिर्फ और सिर्फ भारत के खुले दरवाजों से और मुक्त व्यापार से। तो आज जब हमें दिखता है कि भारत में विदेशी उदारीकरण को लेकर, निर्यात को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ने को लेकर तमाम असमंजस होते हैं, सरकार को पहला मुक्त व्यापार समझौता करने में 8 साल का 7 साल का समय लगता है 2014 में आने के बाद, जबकि भारत की ये सरकार जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है उसको इतना समय लगता है। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने इतिहास से कुछ सीख भी पाते हैं क्या, क्योंकि अगर हम सीख पाते होते तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जाने में 10 साल का समय नहीं बिताना पड़ता। और 10 साल के समय में हमने क्या क्या गंवाया, इस पर भी हम आज बात करेंगे। सर, आपने जैसे कहा कि जब इतिहास इतना समृद्ध था और सरकारें पहले करती आई थी, अभी ये 10 साल, तो ये 10 साल इतना सूखा आ क्यों गया? क्यों मुक्त व्यापार समझौते करने में 10 साल लग गए? ये दुविधा थी सरकार की और उस पर काफ़ी बहस हुई सरकार के भीतर। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद एक बड़ा दबाव सरकार के भीतर, एक बड़ा प्रेशर ग्रुप था, जिस प्रेशर ग्रुप ने शायद भारत को अपने निर्यात का उदारीकरण नहीं करने दिया और हमने बहुत कीमती 10 साल कैसे गंवाए, इसे हम समझते हैं। भारत का आखिरी व्यापार समझौता 2011 में मलेशिया के साथ हुआ था। बिल्कुल, 2011 में आखिरी व्यापार समझौता मलेशिया के साथ हुआ। 2011 से आज हम 2022 के आखिरी महीने में बैठे हुए हैं। 2014 में जब सरकार आई तो पहले 7 साल तो उसने अपने आप को प्रोटेक्शनिस्ट खोल में, जैसे कि कोई एक शेल में घुस जाता है, उसमें अंदर अपने को प्रवेश करा दिया और अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए 2022 में आकर हमने दूसरा समझौता किया जो अमीरात के साथ हुआ। तब तक सरकार के अंदर से आने वाले सारे तर्के थे कि नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सब कुछ घर में के भीतर करना होगा, हम सब यहीं बनाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते चली गई सरकार। बहुत सारे समझौते जो पेंडिंग थे उन पर काम नहीं किया गया। हुआ ये कि इस दौरान दुनिया में, इस 7-8 साल में, लगभग आप 10 साल मान लीजिए, 2011 में पिछली सरकार थी, नई सरकार आने के बाद माने तो 2011 के बाद चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया पूरी तरह से बदली और व्यापार के जहाज भारत के से काफ़ी दूर निकल गए। कोविड आने तक अगर आप नंबर देखें 2020-21 का, तो दुनिया में व्यापार का आकार 2 गुना हो गया था पिछले 1 दशक के अंदर। जब कोविड आया था उससे पहले भारत जब अपने दरवाजे बंद कर रहा था, ये आंकड़े अगर आप देखें, जो ट्रेड में ग्रोथ के आंकड़े हैं 2005 से 2020 के बीच में, और वॉल्यूम के आंकड़े मेजर इकोनॉमीज के देखें, भारत जिस वक्त अपने दरवाजे लगभग बंद कर रहा था तो 2013 और मुक्त व्यापार के समझौतों से पीछे हट रहा था, तब दुनिया में रिकॉर्ड दर से ग्लोबल ट्रेड की बढ़ोतरी हो रही थी। अंकटाड की एक रिपोर्ट बताती है जो 2021 की, कि कोविड आने तक दुनिया के व्यापार में विकसित और विकासशील देशों का हिस्सा लगभग बराबर हो गया था। इसे पीछे वाला जो आपने ग्राफ देखा, जिसे हम फिर देखेंगे, वो ये बताती है कि विकसित और विकासशील देश, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जहाज़ों पर बैठकर ऐसा सफ़र किया कि दोनों लगभग बाजार में बराबर के हिस्सेदार हो गए। चीन, रूस और ब्रिक्स कंट्रीज इसमें सबसे बड़े पार्टनर थे और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर बनकर उभरा था। यानी भारत की इस व्यापार में भागीदारी निर्यात करने से ज़्यादा आयात करने को लेकर थी। सर 10 साल तो लग गए, चलिए आपकी बात समझ में आ गई कि 10 साल लग गए, सरकार की ये कमी रही या मान लीजिए कि ये सूखा रहा जिसमें हमने बड़ा मौका खो दिया। अब 10 साल बाद जब आए हैं तो दुरुस्त आए हैं। अभी इन आंकड़ों को और करीब से हम देखें और एक स्तर पे और देखें कि 10 साल जो 7-8 साल 10 साल जो भारत ने अपने व्यापार को बंद रखा या अपने उदारीकरण को रोक के रखा, उसका नुकसान कहाँ हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि ये कई अलग अलग आंकड़ों से दिखता है। शुभम, एक्सपोर्ट्स की, निर्यात की, व्यापार की दुनिया काफ़ी पेचीदा है। यहाँ तुलनाएं थोड़ी अलग ढंग से होती हैं। इसमें जीडीपी की तुलनाओं से एक अलग तरीके की तुलना होती है। जैसे कि दुनिया के निर्यात में भारत का हिस्सा केवल 2% है। अभी पूरी दुनिया में इतने बड़े व्यापार में भारत केवल 2% का हिस्सा रखता है। इसमें भी अगर सर्विसेज को बाहर निकाल दें, जिसमें आमतौर पर लोगों को भेजा जाता है, तो जो मर्चेंडाइज हैं, जहाँ पर वैल्यू एडिशन की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है, हीरा कच्चा मंगाया और उसे तराश कर भेजा, स्टील मंगाया,
आयरन ओर मंगाया और उससे स्टील का उत्पाद बनाकर बेचा, तांबा मंगाया और उससे बिजली के सामान बनाकर बेचे, जिससे वैल्यू एडिशन से आपको बेहतर विदेशी मुद्रा मिलती है, उसमें तो हिस्सेदारी 2% से भी कम है। मर्चेंडाइज ट्रेड जिसको हम कहते हैं, उसमें दुनिया के निर्यात में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खुद को मानते हैं, पर दुनिया के निर्यात में हमारी हिस्सेदारी 2% से भी कम है। विश्व के निर्यात में चीन, अमेरिका और जर्मनी का हिस्सा 15, 8 और 7% है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में चीन का हिस्सा 15% है, जबकि देखिए कितना बड़ा व्यापार है। चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के होने के बाद भी बहुत मुश्किल से 15% हिस्सा हासिल कर पाता है, क्योंकि इतना बड़ा व्यापार है दुनिया को, हर देश कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका 8% है, अमेरिका उससे छोटा हिस्सा रखता है। जर्मनी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका हिस्सा 7% है। लेकिन अगर आप इन बड़े देशों को छोड़ दें और पीयर ग्रुप से तुलना करने की कोशिश करें तो छोटी सी अर्थव्यवस्था वाला सिंगापुर भी दुनिया के बाजार में भारत से ज़्यादा निर्यात करता है। दुनिया के निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी, सिंगापुर की हिस्सेदारी भारत से ज़्यादा है। अगर आप ग्लोबल ट्रेड के आंकड़े देखें अलग अलग देशों की तुलना में तो आपको इसमें दिखाई देगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश जो निर्यात को अपनी ताकत बनाकर अभी आगे आना फिर शुरू हुए हैं, एक दौर पीछे था और एक दौर अभी आगे आना शुरू हुए हैं, उनका हिस्सा भी भारत के हिस्से के आसपास है। पर यहाँ एक फ़र्क समझना ज़रूरी है कि ये अर्थव्यवस्थाएं भारत से छोटी हैं और यहाँ जीडीपी के अनुपात में निर्यात का हिस्सा, इनके पूरी देश की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी के अनुपात में निर्यात का हिस्सा 45% से 100% तक है, 100% तक है। यानी इनका पूरा आर्थिक उत्पादन का 50% हिस्सा ग्लोबल मार्केट के लिए है, 100% के आसपास है। यहाँ एक और एक और आंकड़ा समझना ज़रूरी है कि दुनिया के 130 देशों में, ये पूरा आंकड़ा अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया के 130 देशों में निर्यात और जीडीपी का जो रेशियो है, निर्यात और जीडीपी का जो अनुपात है शुभम, वो 43% है। यानी अगर किसी देश का जीडीपी औसत 100 रुपये जीडीपी है तो उसमें 43 रुपये का सामान वो विदेश में बेच रहा होता है। भारत में यह औसत इसका ठीक आधा, औसतन 20% है। अभी हमने कोविड के दौरान इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी थी क्योंकि हम भारत में आयात नहीं हो रहा था और कारोबार बंद था। एक और पहलू है जिसे हम समझें कि इन व्यापार समझौतों में देरी से भारत के निर्यात को क्या नुकसान हुआ, कि किसी देश के निर्यात में निर्यात किए जाने वाले सामान की वैल्यू और क्वांटिटी का रेशियो क्या है। आप मोटा सामान अगर भेज रहे हैं, जैसे गेहूं या चावल भेज रहे हैं, क्वांटिटी बड़ी है पर उससे मिलने वाली कमाई या वैल्यू कम दिखाई देती है। जो देश खनिज, कच्चे माल का निर्यात करते हैं, जैसे कि आप इंडोनेशिया से कोयले का एक्सपोर्ट देखें, या चिली से कॉपर का एक्सपोर्ट देखें, या ऑस्ट्रेलिया से कोल और बाकी चीज़ों का एक्सपोर्ट देखें, उनके निर्यात की क्वांटिटी तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी लेकिन उसका वैल्यूएशन कम होगा। और ये भी बताता है कि वो देश अपने यहाँ उसी कच्चे माल से नए सामान बनाने के वैल्यू एडिशन में कम निवेश करता है। भारत में फिलहाल अभी आज की परिस्थिति में पेट्रो उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात है, जो भारत के निर्यात की बास्केट में सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं, लेकिन इसमें इंपोर्टेड कच्चा माल है। हम कच्चा माल यूरोप, मध्य पूर्व से मंगाते हैं और भारत की रिफाइनरीज उसे बदलकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर उसे एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा अगर कोई बड़ा निर्यात आप देखें भारत का तो वो खनिज, चावल और गेहूं का जैसे कमोडिटीज़ का है, जो मात्रा में बढ़े पर वैल्यू में कम है। मैन्युफैक्चरिंग निर्यात उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। बिजली का सामान ही प्रमुख फैक्ट्री निर्यात है भारत से। मोबाइल निर्यात भारत में इस पूरे हिस्से में ताजी भर्ती हैं जिन्हें अभी शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ भी आयातित पुर्जों पर, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ समझना जरूरी, पर हम अगले सवाल की तरफ चलें, कि भारत में पिछले एक दशक में एक्सपोर्ट का पूरा ढांचा बदल गया और इसका असर हमें भारत में बेरोजगारी के तौर पर भी दिखाई देता है। भारत एक दशक पहले तक कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी और लेदर के एक्सपोर्ट करता था, पर जेम्स ज्वेलरी के निर्यात से बाहर निकलकर भारत में रिफाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर आ गए हैं। तो भारत के जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स थे, जहाँ पर ज़्यादा रोजगार मिलते थे, वो कम हुए हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग साइड से जो जहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियों से निर्यात होते हैं वो ज़्यादा हुए हैं। तो इसलिए अगर आपके आसपास कहीं कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या एक्सपोर्ट जोन होगा तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ उन रोजगारों में कमी आई है जहाँ पहले से रोजगार आते थे। कपड़ा उद्योग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 4.5 करोड़ लोग यहाँ काम करते हैं। निर्यात में इसका 15% हिस्सा है। लेकिन शुभम 2000 से 2010 के बीच में, 10 सालों के बीच में दुनिया के कपड़ा निर्यात में चीन ने अपना हिस्सा 18 से 36% कर दिया।
भारत इसी दौरान केवल 3.2% तक पहुंचा है। बांग्लादेश और वियतनाम भी भारत से काफ़ी पीछे, काफ़ी आगे निकल गए हैं सिर्फ टेक्सटाइल के, गारमेंट के एक्सपोर्ट को लेकर। उनका हिस्सेदारी दुनिया के टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट में 6% और 5% के आसपास है। सर एक चीज़ यहाँ पर और समझना ज़रूरी है कि अभी जो मौजूदा FTA हैं, RCEP का बड़ा चर्चा थी अभी, अगर आप देखें 4-5 महीने पहले, क्या स्थिति है अभी, मौजूदा स्थिति अगर देखें हम भारत की क्या है व्यापार समझौतों में, या दुनिया के जो बड़े ग्रुप्स बने उनमें भारत की क्या स्थिति है? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है जानना क्योंकि अभी हमारे पास अब पिछले 1 महीने से, पिछले 1 साल से लगभग हमारे सामने लगातार ये सुर्खियां आती हैं कि भारत ने अमीरात से समझौता किया है, भारत का ब्रिटेन के साथ समझौता होने वाला था, वहाँ सरकार बदल गई, ऋषि सुनक आए, भारत और UK का FTA होगा कि नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया के FTA को सक्रिय करने की कोशिशें चल रही हैं, EU से बात चल रही है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से बात चल रही है। अभी अब सरकार को समझ में तो आया कि काफ़ी नुकसान हुआ है भारत के एक्सपोर्ट्स का या भारत के निर्यात का। ये बात सरकार ने कभी नहीं बताई, संसद ने को भी नहीं बताई, किसी सवाल के जवाब में भी नहीं बताई कि जब पूरी दुनिया में व्यापार बढ़ रहा था, दुनिया के देश बढ़ चढ़कर फ्री ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब हमने अपने दरवाजे क्यों बंद कर दिए? उस समय दरवाजे क्यों बंद कर दिए जब हमारे सामने मौका था? अब तो हम पूरी दुनिया के ट्रेड में तेज गिरावट के दौर में आ चुके हैं, जब सबसे अच्छी दौर थी, क्यों बंद कर दिए हमें पता नहीं। और ना ही इसका विरोध करने वाले हमें ये बता पाए कि इन्हें बंद कर देने से भारत को फायदा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ। लेकिन फिलहाल चूंकि जानकारी के लिए हम इस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लिए इस समय ये बजट अगर किसी एक चीज़ पर फोकस करे तो उसे एक्सपोर्ट पर फोकस क्यों करना चाहिए, ये बजट के संदर्भ में हम इसे हमारे लिए जानना जरूरी है। दुनिया के 13 देशों के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं और 6 देशों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जिनको हम PTA बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिनको वरीयता में व्यापार में मिलता है। RCEP पर एक समिति बनाई थी सरकार ने डॉक्टर सुरजीत भल्ला के नेतृत्व में, जिसने भारत के RCEP में शामिल होने की सिफारिश की थी, पर सरकार उस संधि से, चर्चा से बाहर आ गई। हालांकि वो FTA नहीं था, वो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग ब्लॉक बनाने की बात थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि भारत के सभी मुक्त व्यापार समझौते, सभी जो अभी तक हुए हैं, जिनका जिक्र हमने 13 और 6 19 समझौतों का जिक्र किया है, शुभम, वो भारत के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद रहे हैं। यहाँ आयात निर्यात का ढांचा संतुलित है, यानी भारत अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कीमतों वाला सामान का निर्यात करता है, कच्चे माल का आयात करता है, उपभोक्ता उत्पादों का इंपोर्ट कम है जो FTA हैं उनमें। इसके बाहर तो बाजार से उपभोक्ता उत्पाद चीन से बहुत आयात होते हैं, पर FTA हैं वहाँ भारत से कच्चे माल का निर्यात और उपभोक्ता उत्पादों का आयात कम है। और यही किसी देश के व्यापार समझौते की सबसे बड़ी पैमाइश होती है इसी बात पर कि हम कितने तैयार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेच पाते हैं और कितना कच्चा माल हम और कितना उपभोक्ता सामान हम कम आयात करते हैं। 2009 का आसियान FTA है। फिलिप्स कैपिटल की एक ताज़ी रिपोर्ट आई, ये बताती है कि अब इस देश के कुल निर्यात में सिर्फ इस एक FTA का, आसियान के हिस्से का हिस्सा 10% है। यानी भारत का अगर 100 रुपये का निर्यात है तो इस FTA के जरिए 10% का निर्यात होता है। इसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जिन्हें हम निर्यात करते हैं। अब ये देश चीन के नेतृत्व वाली भीमकाय संधि RCEP का हिस्सा हो गए हैं। अब यहाँ से भारत के निर्यात को चुनौती मिलेगी, क्योंकि ये इन RCEP के नियमों के तहत इन देशों को सामूहिक व्यापार प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इसलिए आसियान समझौते का लाभ मिलने में अब कमी आएगी, क्योंकि RCEP में शामिल सारे देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड जोन बन गया और फ्री ट्रेड की शुरुआत हो रही। 2014 का साफ्टा जो दक्षिण एशिया के बीच में हुआ था, इसकी भारत के निर्यात में हिस्सेदारी 8% है। व्यापार का आकार छोटा है, लेकिन यहाँ बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ये चार्ट आप देखें तो आपको भारत के सारे व्यापार समझौतों का जो शुरू हुए अभी तक चल रहे हैं उनके बारे में पता है। कोरिया के साथ एक व्यापार संधि है जिसमें निर्यात बढ़ रहा है। जापान के साथ भारत की मुक्त व्यापार संधि से बहुत ज़्यादा फायदे नहीं आए। जापान बड़ा भागीदार है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, लेकिन भारत के साथ निर्यात में भारत को उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। जो ताज़ा दरवाज़ा खुला है वो अमीरात के साथ है। अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है। यहाँ मिनरल ऑयल्स, रिफाइनिंग उत्पाद, आभूषण, बिजली, मशीनरी, इनका ट्रेड है दोनों तरफ से, आयात निर्यात। इससे भारत के निर्यात बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है अमीरात के तौर से। ऑस्ट्रेलिया जो भारत के ट्रेड पार्टनर्स की लिस्ट में 14वें नंबर पर है, उसके साथ भारत ने अभी ताज़ा समझौता किया। एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है शुभम, कि ट्रेड डील्स होने में, उनके फ़ायदे मिलने में, उनको सक्रिय होने में काफ़ी लंबा वक्त मिलता है, और भारत ने इस एक राह पे चलने में पूरा दशक निकाल दिया, क्योंकि 6-7 साल में ट्रेड डील्स सेटल होकर अपना काम करना शुरू कर पाती हैं। फिर आपके दोनों देशों के उद्योग या
प्रोड्यूसर्स उस हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। वियतनाम ने 10 सालों में 15 FTA किए हैं, बीते 10 साल में करीब करीब 15 अलग अलग FTA किए हैं। जबकि अब ये तथ्य गौरतलब है कि भारत के जो शीर्ष टॉप 20 ट्रेड पार्टनर्स हैं, जिनको भारत अपना अधिकांश ट्रेड करता है, उनमें से भारत के केवल 7 के साथ FTA हैं। केवल 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के FTA हैं, जो भारत के टॉप 20 ट्रेड पार्टनर हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम को भारत से प्रेफरेंशियल ट्रेड होता है। जो समझौते आने वाले हैं वो उसमें UK, कनाडा और यूरोपीय समुदाय के साथ बातचीत होने वाली है। सर, अभी आपने अपनी बात में एक बात कही कि इस बार के बजट में अगर सरकार को किसी एक चीज़ पे बहुत गौर करना चाहिए तो वो निर्यात है, निर्यात पर बढ़ावा देना चाहिए। कैसे, क्या हम ऐसे कौन से मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ निर्यात हमारी इतनी बड़ी या सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है? भारतीय अर्थव्यवस्था को चाहते ना चाहते वक्त एक ऐसे मोड़ पे ले आया है जहां से भारत को वापस फिर उधर देखना होगा जिधर देखने की कोशिशें अब शुरू हुई हैं। बीते 2 दशकों की सारी कोशिश के बाद भी हमने देखा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं हुआ। रोजगारों में अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का ही है। फैक्ट्रियों से रोजगार नहीं निकल रहे हैं। छोटी इकाइयों के लिए पिछले 3 साल बेहद कठिन साबित हुए। ज़्यादातर छोटी इकाइयाँ तो संकट में हैं या बंद होने की स्थिति में है। 2011 के बाद से लोगों की कमाई में बढ़ोतरी भी घटती चली गई। अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उपभोग खर्च का हिस्सा है GDP में, वो 50 से 60% के बीच घूम रहा है। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। GDP का आकार तो बढ़ता कम होता है, लेकिन उपभोग खर्च का हिस्सा नहीं बढ़ रहा है। तो भारत को अगर बाजार में मांग बढ़ानी है तो इसके लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे चाहिए, उन्हें ज़्यादा वेतन चाहिए और उन्हें रोजगार चाहिए। मैकिन्जी की रिपोर्ट बताती है कि हर साल जो 6 करोड़ नए बेरोजगार आएंगे अब कोविड के बाद, और खेती से भी जो करीब करीब 3 करोड़ लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि खेती का आकार सीमित है और वहाँ ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उन्हें निकलेंगे। उसके लिए भारत को 2030 तक हर साल करीब 9 करोड़ रोजगार तैयार करने पड़ेंगे। अब अगर आप 2030 तक 9 करोड़ रोजगारों का मतलब है कि हर साल करीब 2023 से अगले साल तक हर साल करीब 1.2 करोड़ रोजगारों का सृजन, यानी 2030 तक अगले 8-9 साल में कुल 9 करोड़ और हर साल 1.2 करोड़ रोजगारों का नए अवसर क्रिएट करने होंगे। अब आप ये लक्ष्य कितना बड़ा है एम्प्लॉयमेंट का, इसको आप इस तरह से समझें कि 2012 से 2018 के बीच में, कोविड से 2019 के तक, कोविड के दौरान भारत में हर साल केवल 40 लाख नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स बने हैं। इनसे 3 गुना, और इनसे 3 गुना जॉब्स आपको क्रिएट करने होंगे जितने लोग बाजार में आ रहे हैं, और वो हमें आज सामने दिखाई देता है। अब आप कुछ और दूसरा आंकड़ा समझिए। इतना रोजगार पैदा करने के लिए भारत को, कृषि से अलग इतना रोजगार पैदा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले 1 दशक तक 9% प्लस की ग्रोथ रेट से बढ़ना पड़ेगा। सही बात। और अभी जब हम जहां स्थिति में खड़े हैं वहां तो 5% की तरफ देख रहे हैं, तो यानी अगले 3-4 सालों में तो ये 3 गुनी होनी चाहिए, 12-13% हो, तब आप 9% का औसत रेट हासिल कर सकते हैं। अब हमारे सामने विकल्प 2 हैं। पहला विकल्प ये है कि हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट में इतनी डिमांड आ जाए, इतना लोग खर्च करने लगें, आप और हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं वो इतने बड़े हो जाएं, या जो लोग सुन रहे हैं उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3 गुने 4 गुने हो जाएं, कि भारत की फैक्ट्रियां इतना उत्पादन करने लगें कि भारत में इतने रोजगार बनने लगें, कंपनियों में बनने लगें। एक तरीका ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि दुनिया तो खपत कर ही रही है, हमारे यहाँ नहीं वेतन बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो तब बढ़ेंगे जब हम उत्पादन करेंगे, और जब रोजगार आएंगे फिर लोग खर्च करना शुरू करेंगे, तब डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड आएगी, तो हम दुनिया के लिए बनाना शुरू करें, हम दुनिया को सामान बेचना शुरू करें, फैक्ट्रियाँ तब भी चलेंगी, रोजगार तब भी आएंगे, खपत हमारे यहाँ नहीं होगी, खपत दुनिया के अन्य देशों में होगी। और शुभम, इसके लिए भारत में कम से कम मौजूदा स्थिति में, इसलिए मैंने बजट का संदर्भ दिया, और जो सवाल आपने पूछा, मौजूदा परिस्थिति में भारत को सब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कम से कम अगले 5 साल तक भारत के GDP में एक्सपोर्ट का हिस्सा 40% हो जाए, जो अभी 20% है, इससे बढ़कर 40%, 40 से 45% हो जाए। 43 का तो ग्लोबल एवरेज है। जब तक हम 45% के आसपास नहीं जाएंगे तब तक ये रोजगारों की जरूरत हम मैन्युफैक्चरिंग से पूरी नहीं कर सकते। हम गिग वर्कर्स लाते रहेंगे जो आएंगे और नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में रोजगारों का आखिरी जो शिखर था, जो भारत के में रोजगारों की आखिरी कीर्त कथा थी, वो ढह गई है हमारे सामने स्टार्टअप के तौर पर। अच्छी नौकरियों का जो आखिरी केंद्र था वो अब बैठ रहा है। इसके बाद जो नौकरियों के केंद्र हैं वो वहां पर वेतन में भी कमी दिखाई देगी और नए रोजगार भी नहीं आएंगे। सर, ये तो अच्छी बात है कि हम 20 से 40 हो जाएं, हमारा कंजम्पशन बढ़ जाए,
लेकिन क्या ऐसा कोई मौका है, ऐसा कोई इस समय चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था में जो आपको लगता है निर्यात को सपोर्ट करने वाली भी हैं? दो चीज़ें हमारे पक्ष में जाती हैं इस समय, इसलिए बजट अगर भारत के वित्त मंत्री इस बजट की सही पृष्ठभूमि तय करना चाहें तो उन्हें इन दो पृष्ठभूमियों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो रूस और चीन के ताज़ा रिश्तों के बाद यूरोप और अमेरिका के बाजारों में चीन से आयात को लेकर काफ़ी सतर्कता बढ़ रही है। हम लोग चर्चा करें, देखिए यूरोप और चीन, यूरोप ने अभी चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को बैन कर दिया। अमेरिका में चीन के काफ़ी सारे उत्पादों पर प्रतिबंधों की कोशिश की जा रही है। ये वैसे बाजार हैं जहां भारत एक बड़ा ट्रेड पार्टनर हो सकता है, तो इसलिए हम जितनी जल्दी व्यापार समझौते करेंगे ईयू के साथ, कनाडा के साथ, यूके के साथ, इन बाजारों में हमें तेजी से प्रवेश मिलेगा। क्योंकि इन बाजारों में एक तो रूस बाजार से बाहर हो रहा है प्रतिबंधों के कारण, और लंबे समय तक रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध रहेंगे। चीन को लेकर तमाम सारी चुनौतियां हैं और चीन की अर्थव्यवस्था में भी मंदी दिखाई दे रही। तो बाजार में किसी बड़े सप्लायर का, किसी बाजार में बड़े ट्रेड पार्टनर का स्पेस खाली होता दिख रहा है जहां भारत इसके साथ भर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा संयोग है, जो सबसे ज़रूरी संयोग है, वो ये है कि चाहते ना चाहते, जैसे आप परोक्ष रूप से नुकसान मानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिसे नुकसान मानते हैं वो परोक्ष रूप से फायदे के तौर पर आया है। वो ये कि भारत का रुपया टूटकर भरपूर प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। भारत की करेंसी की जो गिरावट आई है रूस के युद्ध के बाद पिछले 8-9 महीनों में, उसने इंडिया की करेंसी को दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव करेंसीज में शामिल कर दिया। अब इस कॉम्पिटिशन का जो रॉकेट है, इस पर भारत के निर्यातों को बिठाया जा सकता है, क्योंकि भारत के निर्यात बैठेंगे दुनिया की करेंसीज के बाजार में इसका फायदा मिलेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि पूरी दुनिया में जो कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है मंदी और महंगाई के साथ, उसमें जिस तरीके के उत्पादों की ज़रूरत है, थोड़े कम कीमत के बेहतर उत्पादों की ज़रूरत है, भारत उस बाजार को भीतर में प्रवेश कर सकता है। आईएमएफ का मैं नंबर पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था, आईएमएफ ने बताया कि अगर भारत को अब ग्लोबलाइजेशन की दूसरी मुहिम शुरू करनी है तो अगले 1 दशक में उसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को इन्वेस्टमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाने का इंजन बनाना होगा। इस बात से कोई फ़ायदा नहीं है कि भारत के अंदर कंपनियां लगाएं और आत्मनिर्भरता बढ़ाएं, इससे रोजगार आने वाले नहीं हैं। मतलब भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब कुछ दूसरा है। हम किसी दूसरे निर्भरता के मतलब पर अभी बात कर रहे हैं, यह हमें बताया जा रहा है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब है शुभम, दुनिया की जरूरत के हिसाब से दुनिया की शर्त पर उत्पादन करना। बिल्कुल यही काम लिवोनो में भारत के ट्रेडर करते थे। यही काम करते करते भारत सोने की चिड़िया बना। यही काम करते करते भारत ने दुनिया के हर ट्रेड ओपनिंग में, इतिहास के पिछले 1000 साल के इतिहास में दुनिया में व्यापार की जब भी कोई बात हुई है तो व्यापार का रास्ता भारत होकर ही गया है। इसी सूझ के कारण कि जो दुनिया को चाहिए, दुनिया को अगर काली मिर्च चाहिए तो हम काली मिर्च पैदा करें, तो भारत में उतनी काली मिर्च नहीं खाई जाती थी। भारत में उतने हीरे, भारत की आबादी जिस समय, भारत में लोगों के पास जब पैसे नहीं थे तब भी हम हीरे निकालकर दुनिया को बेच रहे थे, क्योंकि हम हीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो जब इसी वजह से हम सोने की चिड़िया बने थे, इसी से हमारे पास संपत्ति आई थी, तो अब बाजार खोलने में हमें किस बात का डर है? बिल्कुल। तो अगर आपको इतिहास से सीखना है तो सोने की चिड़िया की कहानी देखिए, अगर आपको वर्तमान में देखने हैं तो आप वियतनाम को, बांग्लादेश को देखिए, जो आपके साथ आपके आगे बढ़ रहे हैं, और भविष्य बनाना है तो रोजगार वहीं से आएंगे, निवेश वहीं से आएगा। करना क्या है अंशुमान जी ने बता दिया। आज के इकोनॉमिकम में चर्चा पूरी थी निर्यात की। अब सर बात सवाल जवाबों की। 2 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं। पहला सवाल अविनाश जी का है। अविनाश जी ये जानना चाहते हैं सर कि कच्चा तेल $80 के नीचे आ गया, लंबे समय से कच्चे तेल के भाव $80 से $90 के बीच चल रहे हैं, सरकार इसके बाद भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम क्यों नहीं घटाती? 2 वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि तेल कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ था बीच में। तेल कंपनियों ने अपने कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी जब कच्चे तेल की कीमतें $90-95 के आसपास थी। अब जबकि कीमतें कम हुई है तो तेल कंपनियों को अपने रिफाइनिंग मार्जिन को बेहतर करने की मदद मिल रही है। उनकी इन्वेंट्रीज में जो कच्चा तेल लैंड कर रहा है वो सस्ता है तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो सरकार को उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती। तो पहली चीज़ तो सरकार ये चाहती है कि तेल कंपनियों को सब्सिडी ना देनी पड़े, जो नुकसान उनका हुआ है महंगा कच्चा तेल खरीद कर और सस्ता पेट्रोल डीजल बेचकर, उसकी भरपाई हो सके। दूसरी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी भारतीय रुपये का अवमूल्यन भी उसी गति से हुआ है। तो भारतीय रुपया अगर लगातार कमज़ोर होता जाता है
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का वो फायदा घटता चला जाता है। और इसलिए रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में जो अभी आई है इसी हफ्ते आई है, उसमें भारत के लिए अगले 3 महीने के लिए भी कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल के आसपास बेंचमार्क की है। यानी भारत के लिए $80 आपको वहाँ दिखता होगा, पर रुपये में गिरावट मिलाने के बाद वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि भारत में कच्चे तेल की कीमत औसतन भारत के लिए $100 पर बैरल के आसपास रहेगी। और ये वजह है कि सरकार फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में कमी नहीं करना चाहती। और दूसरी चीज़ है कि कच्चे तेल की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को चुनाव से जोड़ा जाता था। इस बार तो चुनाव भी हो गए और चुनाव के नतीजे जो आए वो आपके सामने हैं। लेकिन तेल की कीमतों और चुनाव का रिश्ता जो स्थायी रूप से भारत के बाजार में बना था, वो भी इस बार टूटकर खत्म हो गया है। तेल की कीमतें अपने तरह से चलती रहीं और चुनाव के नतीजे अपने तरह से आए। सर, अमित शर्मा जी का दूसरा सवाल है, वो सीधा जानना चाहते हैं, भारत में मंदी आएगी? अगर हाँ तो कब आएगी? मंदी की जिस परिभाषा से आप मंदी देखना समझते हैं, वो परिभाषा लगातार 3 क्वार्टर तक कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, शून्य के नीचे विकास दर चला जाना, ये परिस्थिति हम कोविड के दौरान देख चुके हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में देख चुके हैं। भारत में कभी भी उस तरह से, जैसी आज हम यूरोप में देख रहे हैं, जिस तरीके की मंदी हमें बाकी अर्थव्यवस्थाओं में दिख रही, भारत में वैसी कभी नहीं आती। पर भारत की समस्या ये है कि भारत को की अपेक्षाओं, जरूरत और संभावनाओं के हिसाब से भारत की विकास दर में गिरावट होना, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की, जो 5% से नीचे आना, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मंदी जैसी परिस्थिति है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को 9%, 10% से बढ़ना है, तब आप अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर पाएंगे, लोगों को थोड़ी बहुत औसत बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इस सवाल को इस संदर्भ में समझना ज़रूरी है कि अगर भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 6.5% के आसपास आकर टिक जाती है और भारत की महंगाई दर 7% के आसपास रहती है, तो हम अगले 3 महीने स्टैग्फ्लेशन की स्थिति में रहेंगे, जहां पर हमारी कमाई बढ़ रही होगी 6-6.25% की गति से और हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही होगी 7%, 7.5% से। तो अगले साल भारत को महंगाई भी कम करनी होगी और ग्रोथ भी बढ़ानी होगी। नहीं तो कहीं अगले साल अगर भारत की महंगाई की दर 6-6.5% रही और आर्थिक विकास दर 7% रही, तो वो तो बहुत गहरी, बहुत जटिल, जिद्दी टाइप की तरह की स्टैग्फ्लेशन होगी। सर, अब अगला सेगमेंट इनकम की बात, यहाँ क्या खास? बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टैक्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। टैक्स को लेकर फिर उसी तरीके की उम्मीदें जो हर साल बजट से लगाई जाती हैं वो सामने आ रही हैं। आपके पास भी अभी आपके फ़ोन में भी अलार्म्स बजने लगे होंगे कि आपको अपने टैक्स की व्यवस्था करनी है। तो टैक्स तो देना ही पड़ता है, बुरा ना मानो टैक्स है। ये शो है Money9 के ऐप पर, इसे देखिए। अभी से लेकर बजट तक हम आपको लगातार टैक्स से जुड़ी हुई उन बारीकियों के बारे में, उन सवालों के बारे में आप परिचित कराएंगे और विशेषज्ञों से मिलवाएंगे, जो अब जबकि अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट आ रही है और महंगाई बढ़ी हुई है, आपको आपकी टैक्स प्लानिंग बेहतर करने में मदद करेंगे और बिल्कुल एक नए तरीके से टैक्स के बारे में जैसे आप आज तक समझते आए हैं। मेरा वादा है कि बुरा ना मानो टैक्स है, आपको बिल्कुल दूसरे तरीके से आपकी इनकम टैक्स की और टैक्सेशन की जरूरतों को समझाता है। चलिए, अब अगला सेगमेंट किस्सों का सिक्का। किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाएंगे, अंशुमान जी से पूछेंगे कि कौन सा इतिहास का हिस्सा उन्होंने इस बार किस्सों के सिक्के में पिरोया है। सर, क्या बात कही है आपने इस बार? शो में इस बार चलते हैं चीन, हम लोग किस्सों के सिक्के को लेकर। चीन के शिनजियांग इलाके में एक शहर है उरुमाची, जो कभी सिल्क रूट का बड़ा केंद्र था और वहाँ से एक तरफ शंघाई जाते थे कारवां और दूसरी तरफ पश्चिम में बुखारा होते हुए कांस्टेंटिनोपल कारवां जाते थे और उत्तर पश्चिम में अलमाटी तक जाते थे। उरुमाची ने चीन की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। क्या है तूफान? क्या जब भी दुनिया में महामारियां आती हैं तो उसके बाद बड़े सत्ता परिवर्तन होते हैं? क्या महामारियों की सख्तियां अंततः सरकारों के लिए भारी पड़ती हैं? चीन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम इस बार किस्सों के सिक्के में सुनेंगे उरुमाची का किस्सा और उरुमाची से जाएंगे लंदन, ये जानने के लिए कि जब प्लेग हुआ था तो उसके बाद किस तरीके की राजनीतिक संकट दुनिया के यूरोप के उस हिस्से में आए थे। क्या शी जिनपिंग वैसे ही किसी संकट को में फंसते दिखाई दे रहे हैं? इस बार हम कोविड लॉकडाउन के चीन में कोविड लॉकडाउन और उसके विरोध के संदर्भ में देखेंगे किस्सों का एक बिल्कुल दूसरा सा किस्सा। चलिए सर, चलते चलते एक किताब और बता दीजिए जो इस बार पढ़नी है। शो इस बार एक किताब मैंने मंगाई है पढ़ने के लिए, इस पर जिस पर शायद हम अगले दिनों में किसी समय किसी इकोनॉमिका में चर्चा भी करेंगे। ये
जनसंख्या को नए तरीके से दुनिया में जनसंख्या की जो बहसें और भारत में जो जनसंख्या की बहसें हैं, जिस आधार पर ये कहा जाता है कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और भारत को आबादी नियंत्रण की ज़रूरत है, इसे समझने में हमारी मदद करती है। इस किताब का नाम है एम्प्टी प्लैनेट। और ये किताब ये बताती है कि दुनिया में दरअसल जनसंख्या में कमी आ रही है और वो कमी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक विकास दर को स्थायी रूप से प्रभावित करने वाली। जब लोग ही नहीं होंगे या लोगों में एजिंग हो जाएगी और वो उनकी खपत की आयु ही निकल जाएगी, तो सामानों को बनाकर और उनका क्या होगा। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था खपत की दृष्टि से धीमे धीमे खाली हो रही है और जो लोग अब आ रहे हैं उन्हें सरकार से ज़्यादा मदद की सुविधाओं की, दवाओं की ज़रूरत होगी और ये यूरोप के कई हिस्सों में हो चुका है। जी, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया है, इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर ये किताब है। अगर आप पढ़ना चाहें और जनसांख्यिकी पर बिल्कुल नए किस्म का संदर्भ जानना चाहें तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। हम लोग अगले किसी एपिसोड में इस संदर्भ की तरफ भी शायद लौटेंगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का फुली पैक्ड इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी रविवार को अंशुमान जी के साथ, अर्थात की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।